A very good afternoon to all of you. कैसे हैं आप लोग बच्चा पार्टी? So I welcome you all to our channel Just Class 9th and 10th. This is the one stop solution for all of your problems. आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये फर्स्ट पार्ट है इसका. मैंने जैसा कि आपको कहा था कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम कुछ पार्ट्स में करेंगे ताकि आप लोगों के पास एक क्वेश्चन बैंक जो है वो अवेलेबल हो जाए, ताकि आप लास्ट टाइम पे उसे रिवाइज करके प्रॉपरली अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो रेडी कर सके. राइट. सो ये आज हम सोशल साइंस की कंप्लीट सिलेबस के 2 क्वेश्चन ईच, 2 हिस्ट्री के क्वेश्चंस, 2 सिविक्स के, 2 ज्योग्राफी के और 2 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर आई हूँ आज. सो वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं. तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. 8 क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर ऑफ 5 मार्क्स. ठीक है. अब ये हूँ मैं भावना सिंह, ये एजुकेटर फॉर सोशल साइंस एंड कंप्यूटर्स. आई हैव डन एमकॉम इन अकाउंट्स, BHCI PCC. आई एम हैविंग अ डिग्री ऑफ आर्टिकलशिप एंड अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years. ये हैं हमारे टेलीग्राम बाबा. ये देते हैं आप लोगों को डेली अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल द अपकमिंग क्लासेस जो होने वाली हैं हमारे चैनल जस्ट क्लास 9 एंड 10 पर. राइट. सो जस्ट क्लास 9 10 के जितने भी फैकल्टीज़ हैं उन सभी की स्पेशल क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस और साथ ही साथ में प्लस कोर्स की जो क्लासेस हैं वो सभी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं, अपडेट्स मिलते हैं हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे. सो आपको क्या करना है, सिंपली ये चैनल फॉलो करना है और फॉलो करने के लिए जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. अब हम बात करते हैं अनअकैडमी के फ्री कंटेंट की. सो देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्री कंटेंट विच इज़ अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, क्योंकि अनअकैडमी आप लोगों के बारे में सोचता है, आप लोगों की केयर करता है. इसीलिए इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हैं आपको अनअकैडमी के ऊपर, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, और वो आपको प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारा फ्री कंटेंट भी. सो इफ़ यू वांट टू एक्सेस दैट फ्री कंटेंट, सिंपल सा काम करना है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करनी है अपने फ़ोन्स में. डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना है. लॉगिन करके आपको अपने गोल्स को मैनेज करना है. राइट. देखो ऐसा विंडो अपीयर होगा जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे. उसके बाद आप अपने गोल्स को मैनेज करोगे मेन्यू बटन में जाके. ठीक है. उसके बाद आपको यहाँ पे जो है, जो भी आपने गोल मैनेज किया, उसके बाद जब आप उसका मेन्यू खोलोगे तो आपको उसमें नज़र आएगा स्पेशल क्लास, फ्री कोर्सेज और प्लस कोर्सेज. तो ये जो स्पेशल क्लासेस हैं ये हमारी फ्री क्लासेस होती हैं. राइट. तो ये फ्री क्लासेस हैं और ये बहुत ही अमेजिंग सी होती हैं, तो आप लोग इनको यूज़ कर सकते हो. अब बात कर लेते हैं प्लस क्लासेस की. तो मैं लेकर आ रही हूँ नया प्लस कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 24th of January 2021 5 PM ऑनवर्ड्स. तो 5 बजे शाम 24th of January से कोर्स ऑन सिविक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लॉन्च कर रही हूँ, जिसमें हम कंप्लीट सिविक्स कवर करेंगे. साथ ही साथ में हम हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. बिकॉज my motto now is to give you maximum number of questions as possible, ताकि तुम लोगों के पास क्या हो जाए, एक क्वेश्चन बैंक रेडी हो जाए और फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो एग्ज़ाम पेपर में जो तुम्हें लगे कि नहीं हमने ये सॉल्व नहीं किया था. राइट. सो इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब टू माय कोर्स, अगर आप मेरा कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेना होगा अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन. और प्लस के साथ साथ हमारे पास एक एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर 9th से लेकर 12th तक के सारे वीडियोस पे मिलता है आप लोगों को कंप्लीट एक्सेस. प्लस यू कैन डाउनलोड दोज वीडियोस फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर नोट्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ PDF के फॉर्म में नोट्स भी दिए हुए होते हैं. यहाँ पर लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपने टीचर्स के साथ, अपने एडुकेटर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करके अपने डाउट्स और क्वेरीज पूछ सकते हो. और उसके अलावा यहाँ होते हैं बहुत ही सारे से अमेजिंग से मेगा क्विजेस भी, जिनमें पार्टिसिपेट करके आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो. और यहाँ पर अवेलेबल हैं बहुत सारे ट्रिक्स, टेक्निक्स और हैक्स जो आपको हेल्प करते हैं अपने एग्ज़ाम में बेटर स्कोर करने के लिए. सो ये सारे ही जो बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के, वो आपको 1 मंथ से लेकर 48 मंथ्स तक के लिए मिल सकते हैं. सो इट्स होली एंड सोली अप टू यू कि आपको कितने मंथ्स के लिए बेनिफिट चाहिए अनअकैडमी का. साथ ही साथ आप जो है कितना, आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, आप कितना पैसे जो है एज अ फ़ी डिपॉजिट कर सकते
हैं। सो 3 मंथ पैकेजेस आर बैक, पहले ये नहीं थे। सो 3 मंथ्स के जो पैकेजेस हैं ये 6500 रुपीज़ के आपको पड़ने वाले हैं, जिसमें 10% के डिस्काउंट के बाद if you want to get the 10% discount, what you have to do is you have to just apply my referral code BHAWANA. Bhavna is my referral code. If you want to get 10% discount, what simply you have to do is just put my code. ठीक है, अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। तो प्लस के बेनिफिट्स के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को मिलता है पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप के साथ साथ यहाँ पेरेंट्स के साथ कनेक्टिविटी भी मिलती है। आपके पेरेंट्स अगर चाहते हैं अकेडमी से कनेक्ट होना, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर वीकली और मंथली प्लानर्स भी अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर प्लान आउट कर सकते हो। यहाँ भी 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड भावना एप्लीकेबल है। सो डू नॉट फॉरगेट टू पुट कोड बिफोर टेकिंग द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, राइट। चलो अब टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। 18th को होने वाला है मेगा लाइव पोल प्लस सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस फॉर हिस्ट्री, राइट। हिस्ट्री का मेगा लाइव पोल और साथ ही साथ में सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी। फिर 20th जनवरी को होगा इमेज डिस्कशन फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो भी इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी इमेजेस को हम डिस्कस करेंगे। 21st को होगा इमेज डिस्कशन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इस वाले चैप्टर की भी जो इम्पोर्टेंट इमेजेस हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं इन स्पेशल क्लासेस में। 18th वाली जो क्लास है वो शाम के 5 बजे है और 20 और 21st वाली सुबह 11 बजे, राइट। सो गेट योरसेल्व्स ट्यून्ड। चलो अब हम फटाफट से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। देखो बच्चा पार्टी, मैंने तुम लोगों को बता दिया है वैसे तो, पर फिर भी एक और बार बता देती हूँ, हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर इन योर एग्जामिनेशन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। सो ये मार्जिन लाइन आपको दी हुई होती है और यहाँ पे आपको लाइंस दी हुई होती हैं अपनी कॉपी के अंदर, राइट। अब आपको एक मार्जिन लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे जो भी सेक्शन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, वो सेक्शन आपको ABC जो भी आप लिख रहे हो वो आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, सेक्शन का नेम। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, फिर ये लाइन छोड़ दी और इसके नीचे से आंसर नंबर 1। फिर यहाँ पे इसका हेडिंग लिखो, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है, फीचर्स पूछे हैं, इंपॉर्टेंस पूछा है, रीज़न पूछा है, जो भी चीज़ पूछी है वो आपको यहाँ लिखना है, आर एज फॉलोज। फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं। 5 मार्क के क्वेश्चन में आप 6 to 7 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। 3 मार्क के क्वेश्चन में आप 4 पॉइंट्स तक लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। 3 to 4 पॉइंट्स ओनली। 1 मार्क के क्वेश्चन में 1 वर्ड और 1 सेंटेंस ही आपको लिखना होता है, ठीक है। अब जो हमारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो आपको आएंगे MCQ के फॉर्म में, राइट। देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन, जिनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा, द मोर अप्रोप्रिएट वन। सो दिस इज द वे, इन दिस वे व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है बच्चा। तो ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं, वो अलग से कहीं लिखे हुए नहीं होते। बट व्हेन देर आर 2 कॉपीज़, जिसमें एक के अंदर सारा खिचड़ी लिखा हुआ है, पूरा का पूरा सही आंसर है पर पूरा खिचड़ी लिखा हुआ है, और एक कॉपी B कॉपी जहाँ पर पूरा सही लिखा है और लेकिन पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो ज़्यादा मार्क्स किसको देगा एग्जामिनर? B को देगा। क्यों? क्योंकि एक तो उसे पढ़ने में ज़्यादा अपनी आंखें नहीं फोड़नी पड़ेंगी और साथ साथ दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, ढूंढना नहीं पड़ेगा उसे, ईजीली रिप्रेजेंटेबल दिखेगा, तो वो ज़्यादा मार्क्स आपको देगा। ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि 5 नंबर के क्वेश्चन में 6 दे दें, राइट। चलो सो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बच्चा पार्टी। एक्सप्लेन हाउ बेल्जियम वॉज एबल टू सॉल्व हर एथनिक प्रॉब्लम्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पावर शेयरिंग चैप्टर का, इवन सिविक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और साथ ही साथ में क्वेश्चन भी है। 2010 में आया, फिर 12 में आया, फिर 14 में आया, उसके बाद 2017 में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है। तो बेल्जियम जो है उसने अपनी एथनिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है,
तो हमें ये चीज़ पता थी कि बेल्जियम के अंदर 3 तरह की कम्युनिटी थी, डच, फ्रेंच और कौन सी थी तीसरी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। तो ये तीनों जो कम्युनिटीज़ थी, ये तीनों कम्युनिटी का जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग था। बेल्जियम में कुछ अलग और बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में कुछ अलग। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, क्योंकि इन्हें अकोमोडेट करना था अपनी इतनी बड़ी सी डिफरेंट सी एथनिक कॉम्पोजिशन को। इतनी जो डाइवर्सिटी थी इनके देश में उसको अकोमोडेट करना था, यानी अपने ही देश में उनको जगह देनी थी, हिस्सा देना था, पावर देनी थी। तो इन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, अमेंड किया। फिर इसके बाद इन्होंने और क्या चीज़ें की, एक तो इन्होंने सबसे अच्छा काम किया कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखे। चाहे बेल्जियम के अंदर डच स्पीकिंग लोग जो थे वो मेजॉरिटी में थे और फ्रेंच जो थे वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन फिर भी फ्रेंच और डच मिनिस्टर्स जो थे उनको बराबर रखा गया। जितने नंबर ऑफ डच मिनिस्टर्स उतने ही नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर्स रखे गए, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ये ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज दे वांट टू गिव द इक्वल पावर्स टू द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पीकिंग, राइट। सेकेंड पॉइंट, सेटिंग अप द कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है उसको सेटअप कर दिया। जो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है जो बेल्जियम में देखने को मिलती है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। पहली सेंट्रल, दूसरी स्टेट और तीसरी है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बच्चा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एडिशन में। इस गवर्नमेंट को पावर्स दी गई थी रिगार्डिंग व्हाट टॉपिक्स, रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लिंगुअल इश्यूज, यानी कि कल्चर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है अगर इन कम्युनिटीज़ को, वो उनको रिजॉल्व करेंगी। कौन, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कौन लोग बनाते थे ये कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग जो तीनों कम्युनिटीज़ हैं ये अपनी अपनी गवर्नमेंट खुद चुनती थी। ये तीनों अपनी गवर्नमेंट बनाती थी अलग अलग। डच कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग और जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग। अब इसके बाद क्या किया उन्होंने, और फेयर शेयर ऑफ पावर। अब इन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ठीक है, सेंट्रल में तो उन्होंने ऐसा किया ही कि भाई ठीक है जो है पावर बराबर बांट दो, लेकिन इन्होंने मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट और टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बट आर इंडिपेंडेंट। तो ये बात हम जानते हैं कि 2 रीजन्स में डिवाइडेड है बेल्जियम, एक का नाम है वल्लून और दूसरे का नाम है फ्लैमिश। ठीक है, तो ये दोनों जो रीजन्स हैं, ये दोनों रीजन के अंदर उन्होंने बराबर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसा नहीं कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इनको कमज़ोर रखा हो और सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल, ऐसा नहीं किया। उन्होंने दोनों को बराबर पावर्स दी, उनको अपने सबऑर्डिनेट की तरह नहीं बल्कि उनको इंडिपेंडेंट जो पावर्स हैं जो स्टेट के पास होनी चाहिए वो उनको प्रोवाइड की गई। उसके बाद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल्स के अंदर भी। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट में भी ब्रुसेल्स के अंदर, जो ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ पर भी दोनों जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोग थे उन दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। राइट, तो ये 5 पॉइंट आपको लिख देने। इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में। राइट, आई एम गिविंग यू अ टाइम ऑफ 2 minutes, तो तुम लोग ये इजीली एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which 5 provisions of the constitutional amendment of 1992 really strengthened the third tier of democracy in India? Explain.
तो ये साफ साफ हमसे पूछ रहा है कि भैया कोई 5 प्रोविज़न जो लिए गए किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया था 1992 में, जिसने स्ट्रेंथन की हमारी थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को, यानी कि हमारा थर्ड टायर क्या है, लोकल गवर्नमेंट, उसको जिसने पावर दी डेमोक्रेसी के अंदर, वो कौन सा मेजर स्टेप था या कौन से प्रोविजंस थे, तो हमें पता है वो क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन। सो मेजर स्टेप्स विच वर टेकन टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन, उसकी यहाँ बात की जा रही है कि भाई क्या क्या स्टेप्स उठाए गए थे डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, एक्सप्लेन कर दो। सो मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ थर्ड टायर टेकन इन 1992 वर, सबसे पहला क्या किया गया था, जितने भी हमारे ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनसे पावर्स लेकर के दे दिया गया था लोकल गवर्नमेंट को, उसे हमने कहा डिसेंट्रलाइजेशन। तो उसके बाद मैंडेटरी कर दिए गए जो इलेक्शंस थे, वो पहले लोकल लेवल पे इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलर नहीं हुआ करते थे, मैंडेटरी नहीं थे कि हर साल हो या हर 5 साल में इलेक्शंस हो ही हो। सो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जो थी अब उनके भी इलेक्शंस को मैंडेटरी कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अब वहाँ भी चुनाव लड़ना ज़रूरी है। दूसरा, कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व रखी गई, किस किस के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, राइट। फिर उसके बाद उन लोगों ने 1/3 जो सीट्स थी उसको रिजर्व रखा विमेन कैंडिडेचर के लिए, कि भाई विमेन का अपलिफ्टमेंट भी होना ज़रूरी है, तो विमेन को भी उन्होंने 1/3 जो सीट्स थी वो प्रोवाइड करी। इसके बाद अब उन्होंने एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये क्या करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं, म्यूनिसिपल इलेक्शंस, उनको कंडक्ट करवाने का काम करता, ठीक है। ये कहता है कि भाई जो है आप जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है कि मैं पंचायत लेवल पे और म्यूनिसिपल लेवल पे जो हमारे एग्जामिनेशन बोल रही थी, सॉरी, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उसको मैं फेयरली कंडक्ट करवाऊंगा। और लास्ट पॉइंट, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, इन्होंने अपनी कुछ पावर्स के साथ साथ अपना कुछ पैसा जो है वो भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को दे दिया। इन्होंने कुछ अपनी पावर्स और अपना पैसा शेयर किया किसके साथ, लोकल लेवल गवर्नमेंट के साथ। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, ये बिल्कुल इजी सा है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इन योर एग्जामिनेशंस। आई एम गिविंग यू 2 minutes, चेक इट आउट प्रॉपरली। पांच मेजर स्टेप्स हैं, पांचों के पांचों हमें याद रखने हैं। सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट बॉडी को इलेक्शंस जो है उनको मैंडेटरी कर दिए गए थे। सीट्स रिजर्व रखी गई ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, 1/3 वुमेन के लिए। उसके बाद एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस थे उनको रेगुलरली कंडक्ट करवाता था। और लास्ट में स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स और पैसा दोनों दे दिया गया, किसको, लोकल लेवल गवर्नमेंट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो व्हाई इज रोड ट्रांसपोर्ट मोर यूजफुल दैन रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया? ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ज्योग्राफी में से आता है सीधा 5 नंबर में, ठीक है। 2 अभी सिविक्स के क्वेश्चंस कर लिए हमने, अब ये 2 जो हैं हम कर रहे हैं हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ये क्या पूछ रहा है हमसे कि भाई बता दो रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़फुल कैसे है रेल ट्रांसपोर्ट से इंडिया के अंदर, रीज़न दे दो। तो रीज़न जब तुमसे पूछ रहा है तो 5 मार्क्स के अंदर 5 रीज़न तुम्हें देने, 6 दे सकते हो मैक्सिमम। सो 5 to 6 पॉइंट्स तुम इसके अंदर लिख सकते। तो क्यों बेटर है हम सबको पता है। सबसे पहले अगर बात की जाए कंस्ट्रक्शन की, तो जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होती है रोड्स की, और एज वेल एज कंस्ट्रक्शन करना रोड्स का जितना ज़्यादा इजी है और सस्ता है, उतना ही ज़्यादा मुश्किल और महंगा रेलवे का कंस्ट्रक्शन करना है। क्यों? क्योंकि रोड में तो क्या चाहिए, बस रास्ता साफ़ किया और वहाँ पे रोड बना दिया, डांबर डाला, गिट्टी डाली और रोड बन गया, है ना।
लेकिन अगर रेलवेज कंस्ट्रक्ट करनी हो, रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करनी हो, तो पहले तो वो जगह को पूरा लेवल में करना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ रेलवे लाइंस बिछानी पड़ेंगी, फिर उसके बाद वहाँ पर रेलवे जो है उसके इंजन्स बनाने पड़ेंगे, उसके बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, बोगीज जिसे हम कहते हैं। तो ये सारा का सारा, उसके अंदर स्ट्रीट लगानी पड़ेगी, वॉशरूम्स बनाने पड़ेंगे, तो कितना सारा पैसा जो है इसके अंदर चला जाता है। तो इसीलिए अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन की बात पे, तो जो रोडवेज हैं उनका कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बेटर होता है, रोड्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू द रेलवेज। दूसरा पॉइंट, अब रोड का कंस्ट्रक्शन आसान है तो यानी कि इसे हम कहीं भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे घर के बाहर तक भी आता होगा, जी हाँ बिल्कुल आता है। गेट खोलो घर का और बाहर रोड दिखेगा, राइट। सो रोड के अंदर जो है डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड होती है रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर, लेकिन रेलवे के अंदर ऐसा नहीं होता। अब हमारे यहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम आती है रोड ट्रांसपोर्ट में, लेकिन रेलवे ट्रांसपोर्ट में वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब मान लो आपको घर से जाना है रेलवे स्टेशन, अगर आप ट्रेन को यूज़ करके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई व्यक्ति जयपुर से जा रहा है मुंबई, जयपुर से कहाँ जा रहा है? मुंबई जा रहा है। अब जयपुर से मुंबई जाने के लिए उसको बाय रेलवे, तो उसे रेलवे स्टेशन तो जाना पड़ेगा। अब उसका घर जयपुर में जहाँ भी होगा वहाँ से वो पहले रेलवे स्टेशन तक जाएगा, अपना सामान ढोएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ खाली करेगा। अगर खुद ले जा सकता होगा तो ले जाएगा, अगर अदरवाइज कुली को करना पड़ेगा हायर, और कुली वो उसको वहाँ पर जो है सामान रखवा के आएगा। तो लोडिंग अनलोडिंग का जो पैसा है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है आपको घर से रेलवे स्टेशन तक जाने का, जो ऑटो का खर्चा लगा, ये आपको रोड ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होता। उसमें तो आप अपनी गाड़ी में बैठे घर के बाहर से, और जहां आपको डेस्टिनेशन पे जाना है वहीं जाके उतरोगे, कोई बीच में खर्चा जो है आपको नहीं देना, मतलब लोडिंग अनलोडिंग का। टोल टैक्स वगैरह तो अलग बात है, राइट। अब इसके बाद जो रोड्स होते हैं हमारे, उनको हम स्लोप का एरिया हो गया, ऊंचाई का पहाड़ी इलाका हो गया, कुछ कर्व वाले माउंटेन्स हो गए, राइट, इन तरीके की जगहों पर रोड्स को हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हम वहाँ रेलवे नहीं ले जा सकते। क्यों? मान लीजिए ये माउंटेन पे ऐसे हमने रेलवे लाइन बिछा दी, अब पता चला कि यहाँ तक इंजन पहुँचा और इंजन ने यहाँ टर्न मारा और यहाँ पीछे के सारे डब्बे जो है यूँ पलट गए ट्रेन ऐसे सीधी हो गई, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम है जो रेलवेज़ वहाँ पर हम नहीं बना सकते, तो इसीलिए रोड्स वहाँ पर बना सकते हैं। अब इसके बाद बात की जाए तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, और अगर कम लोगों की बात हो रही है कि कुछ 2-3-4 जनों को जाना है, तो फिर तो रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सस्ता पड़ता है, राइट। अब स्मॉल डिस्टेंसेस हैं, मान लीजिए जयपुर से किसी को सवाई माधोपुर तक कोई सामान लेकर जाना है, तो ये बिल्कुल पास ही में है, ठीक है। इसके लिए वो ट्रेन का यूज़ भी कर सकता है या बस का यूज़ भी कर सकता है। बस से जाएगा तो भी उसे 1 घंटा, तो भी उसे 1 आवर लगेगा, और अगर ट्रेन से जाएगा तो भी उसे पूरी चीज़ें करने में, अपने घर से स्टेशन जाके सामान लोड अनलोड करके, टिकट ले करके, और फिर सवाई माधोपुर तक जाने में 1 घंटा लग ही जाएगा आराम से। तो इसीलिए रोड ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बेटर होता है जब हम कम सामान या कम दूरी की बात कर रहे होते। रोड ट्रांसपोर्ट जो है ये एज अ फेडर भी काम करता है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सी पोर्ट हो। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट तो अपने घर से नहीं जा सकते अगर रोड नहीं हो तो, या ये आपके घर के बाहर तो आ नहीं सकता, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका एयरपोर्ट पे घर होगा, या किसी का सी पोर्ट पे घर होगा, या रेलवे स्टेशन पे घर होगा, नहीं, उनको अपने घरों से जाना पड़ेगा, राइट। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी रोड्स क्या हैं, आपको एज अ फेडर काम करते हैं, यानी वहाँ तक जाने के लिए भी क्या चाहिए, सड़क तो चाहिए ना, कच्चे रास्ते में चल के जाओगे, ठीक है। तो इसलिए एज अ फेडर भी काम करते हैं, फेडर का मतलब एज अ खाना। बाकी के और जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उनके लिए ये एज अ खाना काम करता है। अब इसके बाद ये एग्रीकल्चरल फार्म्स को मार्केट से और इंडस्ट्री से भी लिंक करता है, साथ ही साथ में रूरल एरियाज़ को अर्बन एरियाज से भी कनेक्ट करता है। कौन? रोड ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा तो है नहीं कि ए गांव और बी गांव के बीच में रेलवे लाइन चलती हो,
उनको कनेक्ट करने के लिए। जैसे हमारे पास रायगंज और पालमपुर था क्लास 9 में, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि पालमपुर और रायगंज के बीच में हम ट्रेन चलाते हों रही नहीं ना। तो वहाँ पे हमने उसको कैसे किया था, ऑल वेदर रोड से उसको कनेक्ट किया हुआ था, राइट। चलो, अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। Is there any doubt to anyone? If you are having any doubt, then please ask me in the comment section. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ मार्क इट एज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अच्छे से याद करना। और बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस या आपको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ याद रखना है, राइट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द मेन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जूट मिल्स अलोंग द बैंक ऑफ हुगली रिवर। हुगली रिवर के बैंक पर ही क्यों सारी की सारी जूट मिल्स जो हैं कॉन्सेंट्रेटेड हैं, इसका क्या कारण है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सीधा आता है 5 नंबर में और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं मैम, आ जाने दो, हम तो लिख देंगे, है कि नहीं बच्चा पार्टी, बिल्कुल लिख देंगे। सो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि क्यों हुगली बेसिन पे। अब जूट कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये हमें पता है कि जूट का जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो वेस्ट बंगाल है, हमने ये हमारे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, राइट। तो हमें पता है कि वेस्ट बंगाल है, जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहीं पे होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में एक चीज़ और पढ़ी कि भाई लोकेशन जो होती है फैक्ट्री की, वो हम देखते हैं कि भाई हम ज़्यादा हमें ज़्यादा जो है बहुत दूर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है जितना मिनिमाइज हम कर सके उतना हम कर पाएँ, बहुत ज़्यादा दूर से हमें रॉ मटेरियल ना लेकर आना पड़े, क्योंकि ज़्यादा दूर से लाना पड़ेगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो जाएगा और रॉ मटेरियल हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ें हम देख पा रहे हैं। तो अब क्या कारण है, तो यही कारण है। सबसे पहला प्रॉक्सिमिटी है जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट से, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया से हुगली बेसिन की। कैसे, क्योंकि हुगली रिवर के किनारे ही वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली रिवर है, और वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए क्लोज स्पेस में है हमारे जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज जो हुगली बेसिन से बिल्कुल पास में है। दूसरा, यहाँ पर इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट भी है। हुगली रिवर के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के अंदर जो फेरी बोट होती है वो आपका सामान ट्रांसपोर्ट कर देती है, आपको खुद को ट्रांसपोर्ट कर देती है। सो बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है। या फिर अगर आपको फेरी बोट का यूज़ नहीं भी करना, आपने खुद अपनी बोट खरीद ली, तो बस फिर क्या है, बोट में सामान रखो, बोट में सामान रख के और खुद ले जाओ चप्पू चला के अपना, है ना, मज़े से ठीक है। सो इसीलिए जो है बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है जो हमें प्रोवाइड करती है हुगली रिवर। तीसरा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा नेटवर्क कनेक्शन है। किस चीज़ का, जियो एयरटेल रिलायंस का, मतलब नहीं, मोबाइल फ़ोन्स का नहीं, बल्कि रेलवेज़ का, रोडवेज़ का और वाटरवेज़ का काफ़ी अच्छा जो है नेटवर्क यहाँ पर स्टैब्लिश है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल को मिल्स तक ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आती, राइट। और अबंडेंस में जो पानी है वो अवेलेबल है रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि जो रॉ जूट होता है उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसको सही हालत में, मतलब जिसे हम यूज़ कर पाएँ उस हालत में कन्वर्ट करने के लिए उसे खूब सारा पानी की ज़रूरत होती है, राइट। अब इसके बाद हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर की, तो बहुत ज़्यादा सस्ता लेबर हमें अवेलेबल है वेस्ट बंगाल में और उसके आसपास के स्टेट्स, जैसे कि बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्ती जो लेबर है वो अवेलेबल है, ताकि जूट मिल्स पे बहुत ज़्यादा लोगों को
ज़्यादा तनख्वाह ना देनी पड़े, सस्ते में ही काम कर लें, ऐसी सुविधा वहाँ अवेलेबल है। इसीलिए सब जूट मिल्स जो है वो कहाँ इस्टेब्लिश्ड हैं? हुगली रिवर के बेसिन में इस्टेब्लिश्ड है। अब कोलकाता जो है एज अ पोर्ट एंड large urban center provides banking, insurance and port facilities for export of jute goods. जूट गुड्स को बाहर किसी भी देश में भेजने के लिए क्या करते हैं हम? हमें सी पोर्ट चाहिए, तो कोलकाता पोर्ट जो है वो हमें सी पोर्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है अपने जूट के प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट करने में। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि वो हमें बैंकिंग की सुविधा, इंश्योरेंस की सुविधा, कम्युनिकेशन की सुविधा, स्टोरेज की सुविधा, ये हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है कोलकाता, क्योंकि ये क्या है? एक अर्बन सेंटर है। अर्बन सेंटर का मतलब हमने पढ़ा था कि भाई एक ऐसी जगह जहाँ पे आसपास के इलाके की कुछ जो फैक्ट्रीज होती हैं वो सब साथ में आके उसका यूज़ करती हैं। अब सर्विसेज क्या प्रोवाइड होती हैं यूज़ करने में? हो गया हमारा स्टोरेज, हो गया ट्रांसपोर्टेशन, हो गया बैंकिंग, हो गया इंश्योरेंस, हो गया ट्रेडिंग, हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होती है उस एक ही ट्रेड सेंटर या अर्बन सेंटर से, राइट। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो जूट मिल्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? हुगली रिवर के बेसिन। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। Is there any doubt to anyone? चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो हेयर वी गो विद द हिस्ट्री क्वेश्चंस। ये दो हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी कर लिए, सिविक्स के कर लिए, अब हम आए हैं हिस्ट्री पर। सो द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट from the non-cooperation movement. Support the statement with examples. Very very important question। देखो ये जो हमारा चैप्टर है बेसिकली इसमें दो ही चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एक हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा है, दूसरा हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा है, राइट। सो नॉन कॉरपोरेशन और सिविल डिसोबीडियंस के बीच में क्या डिफरेंस हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों थे, ये हमें एग्जाम्पल देके बताना है कि भाई हमने नॉन कोऑपरेशन में क्या किया और हमने सिविल डिसोबीडियंस में क्या किया। जब हम बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन की, तो नॉन कोऑपरेट का मतलब होता है असहयोग करना। जो आपसे सहयोग मांग रहा है उसे अपना सहयोग ना देना। और सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कानून को तोड़ना, कानून की अवहेलना करना, राइट। तो ये दोनों में ये डिफरेंस था कि यहाँ हमें कहा गया था कि आपको कोऑपरेट नहीं करना है। सो नॉन कोऑपरेशन, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द फॉलोइंग वेज। क्या है वो वेज? सबसे पहले हम लिखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आप चाहो तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएट के स्टेटमेंट की तरह से, राइट। लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं कहा गया है, ये पूछा गया है कि ये इससे अलग कैसे था, बस ये बता दो। तो अलग कैसे था तो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या डिफरेंस बिटवीन का लाइन लगा कर भी आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं तो पीपल वर आस्क्ड टू नॉट कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट कौन सी, यहाँ बात हो रही है कॉलोनियल गवर्नमेंट की, है ना। जो ब्रिटिश सरकार थी उसको कोऑपरेट करने के लिए मना कर दिया गया था। किसने बोला था ये? महात्मा गांधी ने, बापू ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि आप लोग ब्रिटिश सरकार को जो है उनको कोऑपरेट करना बंद कर दो। अब कैसे करेंगे वो नॉन कोऑपरेट? तो उन्होंने फॉरेन गुड्स को, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। बहुत सारी जगहों पे जो मर्चेंट्स थे और ट्रेडर्स थे उन्होंने फॉरेन ट्रेड में या फॉरेन गुड्स में डील करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि फॉरेन जो गुड्स के जो ट्रेडर्स हैं उनको हम फाइनेंस भी नहीं करेंगे, यानी उन्हें हम पैसा भी नहीं देंगे कि वो फॉरेन के गुड्स खरीद पाएँ और उनको बेच पाएँ। तो इस तरीके से हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया। और
क्या किया, स्टूडेंट्स जो थे हमारे यहाँ पे उन्होंने अपने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिए, जो टीचर्स थे, लेक्चरर्स थे, उन सब ने अपने कॉलेजेस और स्कूल से रिज़ाइन कर दिया, और जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया था। ये गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल कौन से, कॉलोनियल गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल, जितने भी सरकारी स्कूल थे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर आते थे वो सबको स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने छोड़ दिया। लॉयर्स ने भी कोर्ट जाना छोड़ दिया, अपनी लीगल प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पे भी किसका कोर्ट था, कॉलोनियल गवर्नमेंट का कोर्ट। तो ये हमने नॉन कॉपरेशन में किया, लेकिन इससे कुछ खास हमें फ़ायदा हुआ नहीं, तो हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। इसके अंदर महात्मा गांधी ने लोगों को कहा कि आपको सिर्फ रिफ्यूज़ ही नहीं करना है कोऑपरेट करने से, बल्कि आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कॉलोनियल लॉज हैं उनको भी तोड़ना है। जो जो कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती है उन सबको तोड़ते चले जाओ। तो कंट्रीमैन ने क्या करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने सबसे पहले सॉल्ट लॉ जो था वो तोड़ा, दांडी मार्च निकाल के, दांडी यात्रा करके महात्मा गांधी ने उसकी शुरुआत की थी, राइट। तो उन्होंने समुद्र से पानी को निकाला, उसको उबाल के और उससे नमक बनाया दांडी के अंदर, वहाँ से उन्होंने शुरू की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत। उसके बाद जो पेजेंट्स थे उन्होंने रेवेन्यू देने से, चौकीदारी टैक्स देने से, जमींदारी टैक्स देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके का कोई रेवेन्यू या कोई चौकीदारी टैक्स अब हम नहीं देंगे सरकार को। फिर विलेज ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने अपने रेजिग्नेशंस डाल दी, अपने काम से उन्होंने छुट्टी ले ली, और जो फॉरेस्ट के लोग थे, हमारे जो ट्राइबल लोग थे, उन लोगों ने जो है रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया के अंदर जाके फिर से अपने कैटल्स को चराने लग गए और अपना फ्यूल वुड वहाँ से इकट्ठा करने लग गए, क्योंकि रिजर्व कर दिया था फॉरेस्ट एरिया, ट्राइबल लोगों को वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी। तो उन्होंने वो लॉ तोड़ा और वो पूरा जंगल को एक्सेस करने लग गए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस इसीलिए एक दूसरे से अलग था। सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पे असहयोग करने के लिए कहा गया था और यहाँ पर कानून तोड़ने के लिए कहा गया था। ठीक है, चलो अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। Is there any doubt to anyone? If you are having any doubt, then please ask me in the comment section. एक बार read कर लो. I am giving you the time of 2 minutes. ओके, डन। चलें अगले क्वेश्चन पे। ओके, सो here we go with another question. How had the female figure become an allegory of the nation during 19th century in Europe? Analyze. ये आपको बताया गया है कि कैसे जो हमारी एलिगोरी ऑफ नेशन है उसको, फीमेल फिगर को कैसे जो है एलिगोरी ऑफ नेशन बनाया गया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। कहाँ पर? यूरोप में। तो जब भी हम एलिगोरी की मतलब, या फीमेल एलिगोरी, तो चलो ठीक है फीमेल को अगर हटा भी दें, एलिगोरी ऑफ द नेशन कौन होता है? एलिगोरी ऑफ द नेशन होता है, या एलिगोरी कौन होता है? एलिगोरी जो है वो होता है हमारा आइडिया, किसी भी इंसान का एक आइडिया, चाहे वो फियर का हो, लव का हो, हेट का हो, हेट्रेड का हो, किसी भी डिवोशन का हो, किसी भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब हम किसी चीज़ का, किसी भी थिंग का, या किसी ह्यूमन बीइंग का क्या दे देते हैं? शेप दे देते हैं, रूप दे देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एल्गोरी। ठीक है, एलिगोरी ऑफ द नेशन कौन थी? यानी कि जो फीमेल फिगर्स थी 19th सेंचुरी में, उनको माता बनाया गया। एलिगोरी ऑफ द नेशन यानी कि नेशन बताया गया, उनको रिप्रेजेंट किया गया एज अ फीमेल फिगर। ठीक है, सो आर्टिस्ट इन द 18th एंड द 19th सेंचुरी पोर्ट्रेट द नेशंस एज फीमेल फिगर। जो देश थे उनको एज अ फीमेल फिगर पोर्ट्रे किया जाने लगा 19th और 18th सेंचुरी के आर्टिस्ट के द्वारा।
right? So a female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular women in real life. अब ये जो भी फीमेल थी जो चूज की गई किसके लिए, पर्सोनिफाई करने के लिए नेशन को। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी इंसान का, मानव का रूप दे देना, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, राइट? सो पर्सोनिफाई कर दिया गया विमेन को। जो विमेन जिनको पर्सोनिफाई किया गया उनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं था, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट उनका जो नाम था वो रियल लोगों से लिया गया था, right? So rather it sought to give the abstract idea of the nation in concrete form, that is the female figure become the allegory of the nation. उन्होंने सिर्फ अपने एक abstract idea को, एक अपने सपने को एक रूपरेखा दी और उसके बाद उन्होंने उसको क्या बना दिया, फीमेल allegory of the nation बना दिया, राइट? क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम इंडिपेंडेंट, हर कोई उस समय आज़ाद होना चाहता था, सबके मन में नेशनलिज्म की फीलिंग जाग रही थी, हर कोई क्या लाना चाहता था, डेमोक्रेसी लाना चाहता था। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने देश को एक फीमेल फिगर के तौर पे रिप्रेजेंट किया। तो फ्रांस के अंदर जो है उनका नाम था मरीन, जो एलिगोरी ऑफ द फ्रांस नेशन थी वो थी क्रिस्टिन मरीन। अब जो मरीन थी इनका नाम बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन नेम के ऊपर रखा गया, जो वहाँ पे मेरे ख्याल से हर दूसरी या तीसरी लड़की का नाम होता होगा। और जर्मनी के अंदर उनका नाम जर्मेनिया रखा गया। जो जर्मेनिया माता थी हमारी, वो एक ओक लीव्स का क्राउन पहनती थी, क्योंकि जो जर्मन ओक होता है वो हीरोइज्म के लिए स्टैंड करता है, राइट? हीरो वाली जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी उसके अंदर होती है। फिर उन्होंने स्वॉर्ड हाथ में ली हुई है और साथ ही साथ में वहाँ पर एक ऑलिव लीव्स हैं जो शांति का प्रतीक हैं। उन्होंने जो है अपना जो ड्रेस है सुंदर सा वो ड्रेस पहना हुआ है। जो जर्मन फ्लैग है रेड गोल्डन और ब्लैक कलर का, वो उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, ठीक है? तो सॉरी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो जर्मेनिया माता होल्ड करती हैं। वहीं अगर हम बात करें मरीन माता की यानी क्रिस्टीन मरीन की, तो ये जो है इनको स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह, जैसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाई गई थी वैसा ही उनको रेड कलर का कैप पहनाया गया। ट्राई कलर का जो उनके पास फ्लैग था, उनका ड्रेस था, दैट वाज ऑफ ट्राई कलर, एंड शी इज़ ऑल्सो हैविंग अ कोकेड इन द हेड, मतलब उनके सर पे एक कोकेड, जिसे ताज के बीच में एक ब्रोच लगाते हैं वैसा लगाया हुआ था। सो दीज वर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टीन मरीन एंड द जर्मेनिया, ठीक है? तो ये दोनों थी हमारी एलिगोरीज ऑफ द नेशन, ठीक है? इसमें कोई डाउट तो पूछो। डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? देखो अब ये जो हमारा एलिगोरी ऑफ द नेशन वाला क्वेश्चन है ना बच्चा पार्टी, ये हमें जो है पिक्चर देकर भी पूछा जा सकता है। जर्मेनिया की या मरीन की, किसी की भी अगर आपको पिक्चर दे दी गई और सिंपली पूछा गया व्हाट डज दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स, सिंपली, तो तुम्हें क्या लिखना है? दिस रिप्रेजेंट्स द फीमेल एलिगोरी या फीमेल फिगर्स ऑफ द नेशंस, किसी का भी जिसका दिया हुआ होगा उनका, राइट? चलो अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 फील्ड्स अदर देन इनकम वेयर डेवलपमेंट इज नीडेड। कोई और 5 जगह हमें बताओ जहाँ पर हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है इनकम के अलावा, अदर देन इनकम, ठीक है? तो ये आ गए हम इकोनॉमिक्स में। तो डेवलपमेंटल गोल्स हमने पढ़े थे लोगों के, तो इनकम के अलावा और क्या क्या डेवलपमेंटल गोल्स लोगों के हो सकते हैं वो सिंपली हमें यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहला है हमारा एजुकेशन, फिर उसके बाद हेल्थ, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन, ये दोनों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं पर कोई बात नहीं, अलग अलग ले लो। फिर ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी, और आप कह सकते हो फिर रिस्पेक्ट, फिर डिग्निटी, और ये सारी चीज़ें भी, राइट? तो एजुकेशन की सबसे पहले हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर, राइट? स्पेसिफिकली उनको फोकस करना चाहिए गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे। वैसे अब तो खैर बहुत हद तक ये चीज़ बेटर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ लड़कियों को पढ़ने की परमिशन नहीं है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, राइट? कहीं पर प्राइमरी स्कूल्स तो हैं लेकिन सेकेंडरी लेवल स्कूल्स नहीं हैं।
आगे फर्दर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस नहीं हैं, तो लोगों की जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई छूट जाती है आफ्टर 10th और आफ्टर 8th और आफ्टर 12th, फिर वो लोगों को पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपनी जो एजुकेशन का लेवल है उसकी क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करना चाहिए, और साथ ही साथ में बहुत सारी और जो जहाँ पर स्कूल्स नहीं है या कॉलेजेस नहीं है वहाँ स्कूल कॉलेजेस खोलने चाहिए। सो प्रॉपर स्कूल्स को रन करना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करना, एलिमेंट्री एजुकेशन को, ये सबसे बड़ी ड्यूटी है हमारी सरकार की। तो एक इंसान वो डेवलपमेंट में इनकम के अलावा ये भी चाहता है कि उसका जो डेवलपमेंट है वो एजुकेशन में भी हो, राइट? एक्सक्यूज मी। ओके, नाउ here वी गो। हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ इज़ वेल्थ, तुम लोगों ने ये फ्रेज़ हमेशा से सुना होगा। सो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो सबके लिए मस्ट होती हैं। तो गवर्नमेंट को प्रॉपर हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, ये सारे स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ के अंदर खोलने चाहिए, और वहाँ पे सब्सिडाइज्ड और अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई पैसा होने से सब कुछ नहीं होता, ठीक है? सो सब्सिडाइज्ड और अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन जो है वो आपको अवेलेबल करानी चाहिए, यानी सरकार को अवेलेबल करानी चाहिए पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, यानी उन लोगों को जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगा इलाज और महंगी दवाइयाँ, उनको वो प्योर और सस्ती दवाइयाँ प्रोवाइड करवाएं। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, और यही एक और डेवलपमेंटल गोल भी है। उसके बाद हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो उनको इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना चाहिए, जिसके हेल्प से जो राशन शॉप्स हैं और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए फूड ग्रेन्स का, जो बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, ताकि हर एक व्यक्ति प्रॉपरली नरिश्ड हो, कोई भी मैल नरिशमेंट का शिकार नहीं हो, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो बहुत ही अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होनी चाहिए, वरना डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना? जितना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन उतना ही ज़्यादा हमारे देश का डेवलपमेंट। सो अ वेल डेवलप्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मेक इट ईजी फॉर जनरल पब्लिक टू कम्यूट, यानी कि या फिर आप कह सकते हो कोई जनरल पब्लिक अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहे, कम्युनिकेशन करना चाहे, तो उसके पास बहुत या मूवमेंट करना चाहे, तो उसके पास अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हम वो पुराना ज़माना नहीं रहा जब हम लालटेन में बैठ के और अपने पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी स्टडीज़ तो ऑनलाइन चलती हैं, और अगर पावर नहीं रहा, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, मैम की क्लास कैसे अटेंड कर पाएंगे, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ द मस्ट। तो ये भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि लोगों को रीजनेबल प्राइजेस पर पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों प्रोवाइड करवाए, राइट? और उनको कोशिश करे कि वो गवर्नमेंट अपने हाथों में रखें, प्राइवेटाइज ना करे, ताकि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है बच्चा पार्टी? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? इसमें कोई डाउट है? अब तुम इसमें और क्या लिख सकते हो, तुम इसके अंदर ये लिख सकते हो कि द पीपल शुड हैव डिग्निटी इन द सोसाइटी, रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, देन पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी हमारे डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं अदर देन इनकम, राइट? चलो, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। तुम्हें अगर और कोई पॉइंट्स याद आए तो प्लीज़ गिव मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल लव टू सी योर व्यूज़। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। 8 क्वेश्चंस हमने किए हैं, बहुत ज़्यादा हम हौच पौच नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे क्वेश्चंस हम पढ़ लें और सारे नंबर एक ही दिन में चाहें, नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप, छत पे जाना है तो उसके लिए स्टेप्स लेनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि तुम उड़ के शक्तिमान की तरह चले जाओगे टेरेस पे, ठीक है? चलो, एक्सप्लेन रीजन फॉर द राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन इंडिया।
टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस को बढ़ने के कारण बताइए। इंडिया में टर्शरी सेक्टर ने कैसे इतनी धड़ल्ले से जो है ग्रोथ की, इतना जल्दी से ग्रो हुआ, उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उसके कारण बता दो। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि टर्शरी सेक्टर क्या होता है। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, सर्विसेज। जहाँ पर टेंजिबल, जहाँ गुड्स नहीं होते, वो कोई भी गुड या कमोडिटी नहीं है, लेकिन वहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो टर्शरी सेक्टर में आता है। हम फिजिकल गुड्स की यहाँ बात नहीं करते, हम यहाँ इंटेंजिबल गुड्स की बात करते हैं। सो दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो इसने बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले किया है हमारी आज की हमारे इंडिया में अपनी आप ग्रोथ के लिए, और हमारी आप कह सकते हो इंडिया की ग्रोथ के लिए भी, राइट। सो ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सर्विसेज। तो कारण क्या रहे, सबसे पहला कारण ये रहा कि भाई जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था और हमारा सेकेंडरी सेक्टर था वो भी इंक्रीज हो रहे थे, वो भी ग्रो कर रहे थे। तो जैसे उनमें ग्रोथ हुई, प्राइमरी सेक्टर बढ़ा, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन की नीड ज़रूरत महसूस होने लगी, उसके अलावा हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत महसूस होने लगी, स्टोरेज की, बैंकिंग की, इन सारी चीज़ों की हमें नीड जो है महसूस होने लगी। तो इन सब की वजह से टर्शरी सेक्टर जो है हमारा वो निकल के सामने आया। So tertiary sector has become the largest producer in the India because various kinds of services such as hospitals, educational institutions, post offices, telegraph services, police station, court, villages, administrative offices, transport, bank, insurance companies, etc. are required. अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी था। इन सब चीज़ों की डिमांड भी बढ़ने लग गई, और यहाँ पे कौन काम करता है, टर्शरी सेक्टर के अंदर ये पूरा सेक्टर आता है। अब इवन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई, जैसे जैसे ग्रोथ हुई, वैसे वैसे ही ट्रांसपोर्ट और ट्रेड और स्टोरेज जो है वो भी हमारा क्या हुआ, वो भी हमारा इंक्रीज होने लग गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं विद द राइज इन इनकम डिमांड फॉर मोर सर्विस इज राइजिंग। जैसे जैसे अब लोगों के पास पैसा आने लगा, एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, फिर उसके बाद हमारी सेकेंडरी सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी वहाँ लोग अच्छा काम करने लगे, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, लोगों के पास इनकम जनरेशन होने लगा, तो उसकी वजह से उनके अंदर बाहर घूमने जाना, बाहर खाना खाना, शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें भी डेवलप हो गई। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के टूरिज्म, मॉल्स, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, ये सारे के सारी चीज़ें भी डेवलप हो गई, और ये सब किस में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। फिर आई हमारी कुछ नई सर्विसेज जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इंटरनेट। तो जैसे ही ये आया, ये तो भाई आजकल की नीड हो गई है, इसके बिना तो किसी का काम चलता ही नहीं है। तो ये सारे के सारे कारण रहे, जब इनमें डेवलपमेंट हुआ तो टर्शरी सेक्टर में अपने आप डेवलपमेंट हुआ, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला, तो जिसकी वजह से इंडिया को ग्रो करने में या इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा शेयर जो है टर्शरी सेक्टर देता है। टर्शरी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट अप करने। ठीक है भाई, चलो इसमें कोई डाउट है तो पूछो। इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नहीं? ओके, तो इसके साथ ही फिर होती है हमारी आज की कक्षा की समाप्ति। अगर डाउट हो भी तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन अनअकैडमी क्विज देन यू कैन लॉग इन टू आवर अनअकैडमी ऐप। कैसे करोगे? डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, अपने गोल्स को सेट करोगे, फिर मेन्यू बटन को प्रेस करके प्लस आइकन में जाओगे और वहाँ नीचे लिखा होगा टेस्ट, क्लिक किया, ज्वाइन क्विज का ऑप्शन आ गया।
जैसे ही ज्वाइन क्विज को दबाओगे वो तुमसे एक कोड पूछेगा, जो कोड देंगे तुम्हें हम लोग, और जल्दी ही हम अनअकैडमी क्विज जो है करने वाले हैं. नाउ the most important thing, from 24th of January 2021 I am launching a new plus course on Unacademy for 10th class students, जिसके अंदर हम कंप्लीट सिविक्स करने वाले हैं प्लस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे और चैप्टर के साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते जाएंगे, ताकि तुम लोगों के पास क्या बन जाए, क्वेश्चन बैंक ready हो जाए. So if you want to subscribe to my plus course, if you want to join my plus course, then you have to take the Unacademy's सब्सक्रिप्शन. ऐप इंस्टॉल करो, प्लस के ऑप्शन में जाओ और प्लस के ऑप्शन में जाने के बाद तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन परचेज करने के ऑप्शंस आएंगे. 1 मंथ से लेकर 48 मंथ्स तक का प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, अलग अलग बहुत ही अच्छे सुंदर से पैकेजेस के साथ, जहां पर तुम लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे कंप्लीट एक्सेस मिलता है. 9th से लेकर 12th तक के कंप्लीट वीडियोस पर एक्सेस. फिर तुम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से इन द फॉर्म ऑफ PDF बाय आफ्टर एवरी क्लास. उसके बाद तुम वहाँ पे उन वीडियोस को भी डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ट्रिक्स, टेक्निक्स और हैक्स आपको अवेलेबल होते हैं जो हेल्प करते हैं आपकी प्रॉपर आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में, आपको ज़्यादा बेटर स्कोर करने में. और इसके साथ यहाँ बहुत सारे क्विजेज होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है. यहाँ पर आपको मिलता है क्रिएटिव कॉर्नर पर एक्सेस, जिसके हेल्प से आप लोग कर सकते हो अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट. सो 3 month पैकेजेस आर बैक, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 6500, क्योंकि अभी एग्जाम पास आने वाले हैं तो तुम लोगों को लगेगा कि अभी छोटा पैकेज ही ले लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे. अभी हमारा 11-12 का कुछ डिसाइडेड नहीं है कि क्या करना है, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे. सो यू कैन चूज द 3 month पैकेज, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 6500 फॉर ऑल द 5 सब्जेक्ट्स, और 10% डिस्काउंट इज एप्लीकेबल आफ्टर अप्लाइंग माई रेफरल कोड BHAWANA. राइट, सो इफ यू अप्लाई माई रेफरल कोड भावना तो आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर प्लस के बेनिफिट्स के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको पर्सनल मेंटोर मिलता है. फिर यहाँ पर आपको मिलते हैं पेरेंट्स के साथ अनअकैडमी की कनेक्टिविटी, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना तो वो कर सकते हैं. वीकली और मंथली प्लानर्स भी अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप अपनी स्टडीज़ को प्रॉपरली प्लान आउट कर सकते हो. इसका 6 month जो पैकेज है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 17,000, और इसमें भी 10% डिस्काउंट के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन अप्लाई माई रेफरल कोड भावना, BHAWANA. भावना इज माई रेफरल कोड. इफ़ यू अप्लाई इट यू विल गेट 10% डिस्काउंट. और बच्चा पार्टी सब्सक्रिप्शन लेने से तुम लोगों को फ़ायदा होता ही है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है. सो जितना ज़्यादा बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे उतना ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट मॉनिटरी टर्म्स में भी मिलेगा, और साथ ही साथ में तुम्हारे पास ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा अनअकैडमी की सर्विसेज को एक्सेस करने का. राइट, अब स्पेशल क्लास का टाइम टेबल 18 तारीख को, कल आई एम ऑन लीव. अब हम मिलेंगे 18 तारीख को. सो 18 को होने वाला है 18th को शाम 5 बजे मेगा लाइव पोल प्लस सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस फॉर हिस्ट्री. मेगा लाइव पोल होगा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे हिस्ट्री के. फिर 20 को होगा सुबह 11 बजे इमेज डिस्कशन ऑन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री. 21st को होगा इमेज डिस्कशन ऑन नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री. सो डू अटेंड दीज क्लासेस, क्योंकि अब जितनी भी स्पेशल क्लासेस होंगी उन सब का मेन फोकस होगा तुम लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें देना. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम लोगों को पता है द रिचुअल. What you have to do is just like, share and subscribe the video. If you are new to the channel, please subscribe it and also press the bell icon. Apart from that, do not forget my referral code Bhavna before taking Unacademy subscription. Right? तो इसी के साथ मिलेंगे कल बच्चा पार्टी. तब तक के लिए stay home, stay safe, stay blessed and stay away from corona. Hasta la vista. Bye bye.